तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्लास 12 में जो रिडेम्पशन और डिवेंचर टॉपिक है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। ट्रीटमेंट इसका कैसे करती है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज की वीडियो को यही टॉपिक है। आपको अगर आपका ढंग से क्लियर नहीं होता है इस चीज का कॉन्सेप्ट, आपको बस इस वीडियो को एंड देखना है और मैं आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हम बनाते क्यों है, तब जाके हमें समझ में आएगा बेसिकली ये होता क्यों है। पहले तो बैलेंस शीट में देखो कैसे करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट बेसिकली कुछ ऐसे तरीके की होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ सिंपल सा। वैसे तो वो वर्टिकल होती है, मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना के आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको तभी समझ में आएगा कि बेसिकली बनाते क्यों है। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे ऐसे नहीं बनती, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ कि बैलेंस शीट में बेसिकली क्या करते हैं। देखो, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो उसका पर्पस क्या होता है। डिबेंचर इशू करने का पर्पस होता है ताकि आपके पास कैपिटल आ जाए, ताकि आपके पास पैसा हाथ में। सपोज करते हैं आपके पास 5 लाख के डिबेंचर है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके 5 लाख के कोई एसेट्स भी पड़े होंगे, जिसे हम बोल सकते हैं सन्ड्री एसेट्स। कोई भी एसेट जो होते हैं सन्ड्री एसेट्स को हमने नाम दे दिया, सारे एसेट्स के अंदर आ गए। यानी कि अगर आपके पास 5 लाख के डिबेंचर है, मतलब 5 लाख के एसेट्स है आपके पास। क्योंकि डिबेंचर्स 5 लाख के आपने लिए, उससे आपने एसेट ही तो खरीदे होगे। समझ गए ना हम बात को। तो 5 लाख के डिबेंचर कैसे पता चलेंगे, 5 लाख के एसेट्स भी होंगे। अब मेरी बात ध्यान समझियो, अगर मैं इस सारे के सारे डिबेंचर को होल्डर को, ये जो 5 लाख के डिबेंचर है उनको मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। अगर ये 5 लाख के डिबेंचर मैंने यहां से हटा दिए, सपोज करते यहां से मैंने डिबेंचर सारे के सारे हटा दिए, तो क्या मेरे एसेट्स नहीं हट जाएंगे सारे सारे। हाँ या ना। क्योंकि 5 लाख के डिवेंचर मैं पे कहां से करूंगा, एसेट को बेच के करूंगा। तो एसेट मेरे 5 के 5 लाख सारे खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात। 5 लाख के डिवेंचर्स, सन्ड्री एसेट 5 लाख की है। तो अगर मैंने सारे के सारे डिवेंचर 5 लाख के पे करे तो मेरे एसेट भी खत्म हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। लेकिन क्या ये सही है कि एसेट क्या सारे के सारे खत्म होने चाहिए मेरे? नहीं होने चाहिए। सारे के सारे एसेट अगर मेरे खत्म हो गए तो बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस चलता कैसे है? एसेट्स की वजह से। मशीनरी चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इसके बिना कैसे चलेगा बिजनेस। इसीलिए कंपनीज एक्ट में साफ साफ ये कह रखा है, अगर आपकी कंपनी एक नॉन बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, अगर ऐसी कोई कंपनी है आपकी जो कि बैंकिंग से संबंधित, देखो कि बैंकिंग कंपनीज पैसा अरेंज कर लेती, चलो तब भी, लेकिन कंपनीज नॉर्मल कंपनी जैसे हमारी है वो नहीं कर सकती। वो एसेट्स के बिना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए उस कंपनी को अपने एसेट सारे नहीं बेचने चाहिए। वो अपने प्रॉफिट को बचा के रखे, वो अपने प्रॉफिट्स को बचा के रखे, अपने प्रॉफिट्स का कोई रिजर्व बना के रखे, जिससे वो रिडेम्पशन कर सके। भाई आप अपने प्रॉफिट को बचा के रख लो, क्या दिक्कत वाली बात है। जो प्रॉफिट आपके एंड में बच जाते हैं, सारा प्रॉफिट थोड़ी कह रहे हैं बचा के लिए। कंपनी सेक्ट ने कह रखा है कि आप सारा प्रॉफिट ना बचाओ, कुछ ऐसा हिस्सा बचा के रखो जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है आपको, जो शेयर होल्डर को देते हो डिविडेंड के तौर पे। वो प्रॉफिट थोड़ा बचा के रख लो आप अपने पास, ताकि आपके पास सारे के सारे एसेट ना बेचने पड़े। आपके पास कुछ ऐसा हिस्सा हो जो प्रॉफिट से आप रिडेम्पशन कर सको। कैसे हो सकता है? उसी को बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि एक ऐसा रिजर्व जो कि रिडेम्पशन के लिए ही बनाया गया है, रिडेम्पशन के लिए बनाया गया, ओनली रिडेम्पशन के लिए बनाया गया और किसी के लिए नहीं बनाया गया। उस रिजर्व में जो सपोज करते हैं कि आपने 2 लाख बचा के रख लिए, कंपनी वैसे कहती है, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपको कम से कम 15 नहीं 25% कम से कम बचा के रखना चाहिए अपना प्रॉफिट का। सॉरी, प्रॉफिट का नहीं, 25% अपने डिबेंचर जो है, जितनी वैल्यू डिबेंचर की है, फेस वैल्यू, प्रीमियम प्रोमो का नहीं, फेस वैल्यू है उसका 25% आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना चाहिए। कम से कम 25%, ज्यादा आपकी मर्जी है। कम से कम 25%, यानी कि कितना होगा 25% इसका, बताओ। 1,25,000। वो कहते हैं कि भाई 1,25,000 तो बना के रखो प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को जैसे मर्जी सेव करो, चाहे इंस्टॉलमेंट में करो सेव आप, चाहे जैसे मर्जी 1,25,000 रुपये आप सेव करके रखो ही रखो।
समझ गए, वो कहती है। अब जब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओगे तो वहां से आपके पास इधर कैश भी आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैश में होता है ज्यादातर। प्रॉफिट हुआ तो मतलब पैसा आया आपके पास। पैसा क्या है? कैश। तो अगर आपने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया 1,25,000 का, तो इधर भी 1,25,000 आ गया। वही आपको डबल एंड सिस्टम फॉलो करना पड़ता है ना, बैलेंस शीट के एक को लगे से होगी। अगर आपने यहाँ रिजर्व बनाया है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसलिए 1,25,000 पे रिजर्व आया तो 1,25,000 यहाँ भी आ गया। तो ये होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इससे क्या हुआ? अब देखो, जब आप रिडेम्पशन करोगे तो क्या होगा? ये डिवेंचर्स यहां से गायब हो जाएंगे। जब आप रिडेम्पशन करोगे, ये डिवेंचर यहां से गायब हो गए 5 लाख के। क्या मेरे सारे 5 लाख में मेरे एसेट गायब हो जाएंगे? नहीं भाई साहब, मेरा कैश तो गायब हो जाएगा 1,25,000 का। बाकी जो पैसा है, कितना पैसा? 3,75,000, क्योंकि 1,25,000 प्लस 3,75,000 कितना होता है? 5 लाख होता है। तो आपके बेसिकली 3,75,000 पे 5 लाख में से माइनस हो जाएंगे, और 25,000 के, सॉरी, आपके 1,25,000 के अभी भी एसेट बचेगी आपके पास। समझ गए? 1,25,000 तो यहाँ पर आ जाएगा, 3,75,000 यहाँ पर आ जाएगा, और हाँ, 1,25,000 के अभी भी एसेट आपके पास बच जाएंगे। तो ये तरीका होता है, और इस तरीके से आपके एसेट्स बच जाएंगे। समझ गए? आपके सारे एसेट खत्म नहीं होंगे। और कंपनी सेट ये कहता है कि आप ये डिवेंचर नेशनल रिजर्व को ना, बाद में जब आप रिडेम्पशन कर लेते हो, उसका नाम बदल के जनरल रिजर्व रख देना। क्योंकि वो भाई, अगर रिडेम्पशन के बाद कोई रिजर्व बच जाता है तो फिर रिडेम्पशन के लिए नहीं रिजर्व रह गया वो। अगर जब रिडेम्पशन हो जाती है तो उसका नाम जनरल रिजर्व कर देना। अब आप सोचोगे रिडेम्पशन बनाने का फायदा क्या हुआ? आपने फायदा क्या हुआ? आपने उससे थोड़ी पैसा पे करा है भाई, आपने उससे ही पैसा पे करा है। ध्यान समझो बात को। क्योंकि जब आपने डीआरआर बनाया था तो इधर कैश आ गया था, तो आपने बेसिकली उसको ही पैसा पे करा, उससे ही पैसा पे करा, कैश पैसा पे करा। वो कैश कहां से आया? डीआरआर से ही आया। तो बेसिकली वो डीआरआर से ही आया, लेकिन डीआरआर खत्म नहीं हो गया यहां से। कैश आपने पे कर दिया क्योंकि आपने डीआरआर बनाया था, पर वो डीआरआर यहां से खत्म नहीं हो गया। डीआरआर बेसिकली वही का वही है, उसका नाम बदल के जनरल रिजर्व रख दिया हमने। कैश आपके पास आया 1,25,000, आपने पैसा पे करा, तो क्या डीआरआर भी खत्म हो गया? कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया बताओ? डिबेंचर खत्म हुए थे मेरे भाई। डीआर थोड़ी खत्म कर दिया था आपने, डिबेंचर खत्म करे आपने। डिबेंचर्स को पैसा पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर को। तो इधर से कैश कम हुए तो डिबेंचर खत्म हुए, रिजर्व खत्म नहीं हुआ। तो ये होता है। और रिजर्व जब बाद में वो आपका बच जाएगा, वो रिजर्व तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसका नाम बदल के जनरल रिजर्व रख दिया। ताकि, क्योंकि अब रिडेम्पशन के लिए वो रिजर्व नहीं रह गया, अब वो किसी और पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। असली कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया, मैंने आपको असली कॉन्सेप्ट, कि आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने का पर्पस यही है ताकि आपकी यहां से कैपिटल कम ना हो, पहली बात तो। क्योंकि अगर मैं सारे सारे डिवेंचर अगर मैं खत्म कर देता और रिजर्व ना बनाता, और 5 के 5 लाख खत्म कर देता, तो मेरे पास यहाँ पर 0 रुपये बचता। लाइबिलिटी मतलब कैपिटल होती ना मेरे पास। तो इसीलिए कैपिटल भी आपसे कम ना हो, एसेट्स भी देखो कम ना हो, पूरे सारे एसेट भी खत्म नहीं हुए आपके। रिजर्व एक तरह की कैपिटल ही होगी ना आपकी, क्योंकि वो रिजर्व कहाँ जाएंगे? कैपिटल में प्लस होते हैं सारे सारे, आपको पता होगा। तो इसीलिए, क्योंकि कंपनीज कंपनीज की बैलेंस शीट में कैपिटल में सारे प्लस होते हैं, रिजर्व वगैरह। तो इसीलिए, तो ये सारा का सारा इसलिए पर्पस होता है डिवेंचर रिजर्व। तो कंपनीज एक्ट डीआरआर कहती है बनाने के लिए, इसे बोलते हैं डीआरआर शॉर्ट फॉर्म में। तो डीआरआर आपको समझ में आया क्या होता है? डीआरआर क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व जो कि रिडेम्पशन के लिए बनाया जाता है, जिससे आपकी कैपिटल कम ना हो और आपके एसेट्स भी बच जाएंगे। वो एक तरह का रिजर्व है बस, जिससे आपकी कैपिटल खत्म नहीं होगी। समझ गए? उससे पैसा पे करते हैं एक तरह का, क्योंकि कैश क्रिएट हो जाता है उससे। तो डीआर कम से कम बनाया जाता है एटलीस्ट कितना? 25%। कितना? 25% ऑफ द डिवेंचर। जितनी डिवेंचर की वैल्यू है, प्रीमियम प्रूम को छोड़ के फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ही कैसे बनता है। और ये कब बनता है? ये बनता है 31 मार्च को। 31 मार्च कौन सा? जब रिडेम्पशन ईयर शुरू होने वाला है। ठीक है, जब रिडेम्पशन ईयर शुरू होने वाला है 31 मार्च। मैं जैसे कि सपोज करें कि आपको मैं बनाता हूँ आपके, जैसे कि जून 30 2021 को आपका पैसा पे करना है डिवेंचर होल्डर को।
ठीक है, जून 30 2021 को। अब आपको डिबेंचर रिजर्व कब बनाना पड़ेगा? 31 मार्च 2021 को, क्योंकि डिबेंचर रिजर्व सॉरी डिबेंचर सॉरी रिडेम्पशन को कौन सा ईयर स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा रिडेम्पशन का ईयर, 1 अप्रैल 2021 से, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो जिस ईयर से आपका रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले जहां पर वो ईयर खत्म हो रहा है, वहां पर आपका पास डीआरआर में 25% कम से कम पड़ा होना चाहिए। एक ही बारे में जमा कराना है, चाहे उसको रिडेम्पशन को अब आप इंस्टॉलमेंट में जमा कराओ, यानी कि डिबेंचर होल्डर को चाहे आप आगे भी पे करते रहो, 2022 में पे करो, 2023 में पे करो, लेकिन जिस साल स्टार्ट हो रहा है पहला पेमेंट जब आप करने वाले हो जिस साल, उसके जस्ट पहले वाले ईयर जहां एंड हो रहा है वहां पर आपके डीआरआर के अकाउंट में 25% पड़े होने चाहिए। ये कंपनीज एक्ट कहती है, कंपनीज एक्ट में ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 में, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की। अगर हम बात करें डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की, तो वो क्या होती है? वो बेसिकली इसलिए करी जाती है, आपके नाम से पता चल रहा है कि डिवेंचर की रिडेम्पशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो। क्यों करो? ताकि आपकी लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी होता है कि आपके पास कैश फ्लो मेंटेन रहे, पैसा मेंटेन रहे, क्योंकि जब आप पैसा पे करते हो डिबेंचर होल्डर को तो आपके बिजनेस में एकदम से खलबली मच जाती है, पैसा बहुत ज्यादा अरेंज करना पड़ता है कभी कभार आपका, क्योंकि अगर आपने सारा पैसा खुद से पे कर दिया उस टाइम, मतलब हो सकता है कि आपका एकदम पैसा, मुझे कैश और बैंक का बैलेंस निकालना पड़ा, चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो वो पैसा कहीं और आपको लगाना पड़ेगा। सपोज करो आपने कहीं अपने कहीं और पे पैसा लगाना था, कहीं मशीन में पैसा लगाना था, वो तो पैसा वो आने का नहीं आपके पास, क्योंकि वो अपने पैसा डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया है, तो वो लिक्विडिटी खराब हो जाएगी बिजनेस में, बिजनेस का फ्लो बंद हो जाएगा। उसके लिए कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करके रखो, पहले से ही एक इन्वेस्टमेंट करके रखो कहीं पे, आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करके रखो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि उसको आपने निकाल भी लेना है, जल्दी निकाल लेना है। जब आप जिस डेट और जिस महीने में जब आप रिडम्पशन करोगे उसको उसी टाइम निकाल भी लेना है, क्योंकि पैसा तो उससे पे करना है ना, फिर आपने वही गलती करोगे, फिर आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रख ली तो उसका फायदा क्या? वहां से उसका उसको सिर्फ इसलिए करना है, वो एक रिक्वायरमेंट है, वो लीगल रिक्वायरमेंट है लॉ के द्वारा, कंपनीज एक्ट के द्वारा वो रिक्वायरमेंट है कि मुझे रिडेम्पशन करने के पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसी टाइम उसको निकाल लेना है जब आप उसको पैसा पे कर रहे हो, ताकि आपके हाथ में वहां से पैसा है, ना कि आप सारा पैसा अपना इस्तेमाल करो, बस इसलिए करा जाती है। तो डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कब करी जाती है? ये करी जाती है अप्रैल 30 ऑन और बिफोर, उससे पहले पहले, अप्रैल 30 से पहले या अप्रैल 30 को ही, ज्यादातर हम अप्रैल 30 को करेंगे। अप्रैल 30 को, कौन सी अप्रैल 30? ध्यान से समझना बात। अभी मैंने जैसे आपको बताया था जून 30 2021 को अगर मैं रिडेम्पशन कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि कौन से ईयर में ये इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। ध्यान से समझना, ये करी जाएगी बेसिकली मार्च, जैसे कि मैंने बनाया था ना, मार्च 31 को मैंने डीआरएम बनाया, कौन सी? 2021 की। अब यहां पर तो मैंने ये बनाया, अब मेरा 1 अप्रैल आ गई, यहां से मेरे का रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट हो गया, तो ये 30 अप्रैल को ही उसी समय मैं आपकी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, 30 अप्रैल को कर दूंगा, क्योंकि आपका बेसिकली रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट हुआ है जब, उसी टाइम आपने कर दे दी। समझ के बात हो, जिस साल आपका रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट हुआ है उस ईयर की अप्रैल 30 को आपको डीआरआई कर देनी है, और निकालनी कब है ये निकालनी है जून 30 को ही निकाल देना, क्योंकि जिस डेट पे आप पेमेंट कर रहे हो उसी टाइम आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा आपके हाथ में आना चाहिए, वरना तो कोई इसका फायदा ही नहीं है, फिर ना तो फिर आप अपने बैंक से पे करोगे, उसी टाइम आपका पैसा निकाल लेना, वो इन कैश कर लेना, विड्रॉ कर लेना वहां से। अभी इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो आप चाहे एफडी में करो, चाहे आप कुछ कहीं पे भी करो, ऐसे जगह करना है जहां से पैसा निकल जाए फटाफट, कंपनीज एक्ट ने यही कह रखा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा कि जब जब भी हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपने यहाँ पर आपने मार्च 31, अब सोचो थोड़ा कि अगर मैंने मार्च 31 को ही रिडेम्पशन करनी हो, अब ध्यान से मेरी बात समझना, मार्च 31 2021 को ही मैंने रिडेम्पशन करनी होती, तो मुझे बात बताओ कि डीआरआर कब बनता और डीआरआई कब बनता? बहुत सारे लोगों को यही डाउट आता है, मतलब उनको डेट में कंफ्यूजन आती है कि भाई डीआरआर कब बनाए, डीआरआई कब बनाए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मार्च 31 है ना, मैंने आपको क्या बताया था
कि डीआरआर आपके पास तैयार होना चाहिए जिस साल आप रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो मार्च 31 का रिडेम्पशन ईयर कब स्टार्ट हो रहा था? 1 अप्रैल 2021 को, है ना? ये इस वक्त स्टार्ट हो रहा था। तो भाई आपको 31 मार्च, देखो सॉरी, 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को ये रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट हो रहा था। 31 मार्च 2021 तो ये खत्म हो रहा है। उस समय हम रिडेम्पशन कर रहे हैं ना। ये मार्च 31 स्टार्टिंग नहीं होता मेरे भाई, खत्म होता है साल का। तो ये रिडेम्पशन ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 को। तो डीआरआर कब बनाना पड़ेगा? मैंने क्या बताया था जस्ट पहले, उसका जहां पर ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020, ये है। कई लोग यही पे फंस जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ये तो ईयर वही वाला है। अरे यार, अकाउंटिंग ईयर देखो कैसे स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च का एंड होता है, इसलिए। तो 31 मार्च को डीआरआर आपके पास 25% कम से कम तैयार पड़ा होना चाहिए। और डीआरआई कब बनाऊंगा मैं? डीआरआई बनाऊंगा 30 अप्रैल को, ये वाली, क्योंकि मैंने बताया था ना, जिस साल आप रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट हो गया है उसी समय जो 30 अप्रैल आ रही है आपके सामने, 30 अप्रैल, ये देखो 1 अप्रैल है, तो यहाँ पर अप्रैल 30 2020 को डीआरआई आपको कर देनी है। और यहीं पे मार्च 31 2021 को डीआरआई इन कैश कर लेनी है, खत्म कर देनी है। समझ आएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ये वीडियो को पर्पस था आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके आपको समझ में आएगा बेसिकली प्रैक्टिकली ये कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में के थ्रू मैं आपको एंट्री में बताऊंगा कि डीआरआई डीआरएफ कैसे एंट्री करते हैं, और आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि मैं ये जो डेट की बात कर रहा था वो क्या है। महाराणा लिमिटेड मेन बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर। टायर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये। द कंपनी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइन। कंपनीज एक्ट को सेबी गाइडलाइन के प्रिंसिपल को काफी अच्छे फॉलो करती है वो। 1 अप्रैल 2010 को कंपनी ने 18 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच इशू करे। और ये डिबेंचर रिडीमेबल है प्रीमियम 5%। ठीक है, हम ये फालतू की अभी एंट्री नहीं करेंगे, हम फिर डीआरआर की सोचेंगे। ठीक है, हम ये सिर्फ हम डीआरआर की बात करेंगे। और 31 मार्च 2013 ऑल द डिबेंचर वर रिडीम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। डेट आपको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन में, खासकर रिडेम्पशन वाले में। 31 मार्च 2013 को रिडेम्पशन करनी है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि डीआरआर कब बनेगा? अभी मैंने आपको बताया है। जिसने समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को। वो कब बनेगा? 2012 31 मार्च, बिल्कुल ठीक, जिन्होंने सोचा था 2012 मार्च 31। समझ में आया आपको? क्योंकि रिडेम्पशन ईयर जिस साल स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले वाला जो ईयर खत्म हो रहा है जहां पर, उसी समय। क्योंकि जब ये समझो कि डीआरआर कब बन रहा है, जब रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट होने वाला है, बस उस समय अकाउंट में डीआरआर आपके पास में 25 में बनेगा। 25 में किसका? प्रीमियम का 18 लाख का, क्योंकि 18 लाख पूरे हैं। ये 18 लाख डिवेंचर्स नहीं है, ये 18 रुपीज आ गया। रुपीज का मतलब जब जितने डिवेंचर हो गए उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद का पैसा है ये, समझ गए? तो 18 लाख का 25% कितना होता है बताओ? 1/4 कर दो, ये हो जाएगा आपके सामने 4 4 16, 4.5 लाख, है ना? अब इसका एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री ये करेंगे सरप्लस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ऐसे लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ। क्योंकि आपके कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है ना, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, समझ गए? वहां पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट बोलते हैं, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते। टू डीआरआर अकाउंट। ये मैं क्यों कर रहा हूं? देखो ध्यान से, ऐसी एंट्री कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बना रहा हूं ना। आपका मैंने बताया था ना प्रॉफिट से बनता है, तो प्रॉफिट कम हो रहा है इसका मतलब। तो कम होगा तो कैसे होगा? डेबिट साइड से। भाई प्रॉफिट कम होता है ना, कैसे होगा? प्रॉफिट एक तरह की लायबिलिटी होती है, आपको पता है, कैपिटल में आगे ऐड होती है। तो कम कैसे होगी? डेबिट साइड से। और डीआरआर भी एक तरह की लायबिलिटी है मेरी, है ना? डीआरआर मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि रिजर्व लायबिलिटी साइड आता है। तो डीआरआर इसलिए क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो हमारी एंट्री बनेगी ये वाली, 4.5 लाख का डीआरआर क्रिएट हो गया। समझ आ रहा है अच्छे से? डिवेंचर यहाँ पर अब देखो, सिंस मैन्युफैक्चर टायर रिजल्ट इन कंपनी। पहले मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे बताओ कि डीआरआई कब बनेगा, ये बताओ मुझे। बिल्कुल सही समझा आपने, अप्रैल 30 को बन जाएगा इसी साल की, क्योंकि ये अब देखो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया होगा 2012 डिबेंचर डमशन वाला ईयर, है ना? तो मैं क्या करूंगा? अप्रैल 30 को डीआरआई बनाऊंगा। डीआरआई एक तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट है, एसेट बन गया। एसेट है ना, पैसा वहां से आएगा, तो मेरे लिए एसेट डेबिट होता है। तो डी आर आई, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना अपना नाम, टू
पैसा मैंने इन्वेस्ट कर, पैसा मेरा गया, यानी कि ज्यादातर मैं बैंक से पेमेंट करता हूँ, क्योंकि सारे सारे बैंक में इन्वेस्टमेंट होती है, कहीं ना कहीं बैंक में ही होती है भाई। एफडी कराओगे, कुछ कराओगे, बैंक से ही होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो गया, कम हो गया तो डेबिट क्रेडिट होता है ना। कितना बनेगा? 15% बनता है, ये मैं आपको बताना भूल गया ऊपर, कि डीआरआई कितना बनता है, कम से कम 15%। एटलीस्ट उन्होंने कह रखा है कि 15% का आपको, जितने डिवेंचर है 15% आपको उसका बनाना है, जितने डिवेंचर की वैल्यू है उसका कम से कम, जैसे कि मेरे को डीआर था ना 25% बनाना था, यहां पर कम से कम 15% बनाना है, कम से कम 15% उन्होंने कह रखा है। तो 15% 18 लाख का आपको बनाना पड़ेगा डीआरआई, उतना तो पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। तो 18 लाख का 15% कैसे निकाले? सिंपल सी बात है, पहले आप 10% निकालो, 10% होते हैं हमारा 1,80,000, और आप 5% निकालो। 5% कैसे निकालेंगे? 18 5 कितना होता है? 90, है ना? 90, तो 9,000 आ जाएगा लगभग, है ना? यही तो आएगा, तो यही आ जाएगा लगभग हमारे, समझ रहे हो बात को? 95%, देखो जब 10% इतना होता है, सॉरी 90,000, 90,000 आ जाएगा तो 2,70,000 बनेगा, 2,70,000, 2,70,000 का आपका डीआरआई बनेगा। निकालोगे कब इसको, मुझे फटाफट बताओ, कब निकालोगे? बिल्कुल सही, 31 मार्च 2013 को, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि सारे डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे 31 मार्च 2013 को, तो 31 मार्च 2013 को पेमेंट करनी है ना, तो 31 मार्च 2013 को, 2013 यहाँ पर लिखूंगा मैं, यहां पर मैं डीआरआई को इनकैश कर लूंगा। जब इनकैश करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? रिवर्स होती है, क्योंकि पैसा मेरे पास आ गया है वापस, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का आपने समझो कि एंट्री कैंसिल कर रहे हो। डीआरआई करी, अब उसको विड्रॉ कर रहे हो, तो एंट्री कैंसिल होगी, डीआरआई किसी काम की नहीं लगी, तो पैसा वापस आ गया, तो पैसा वापस आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बढ़ गया बैलेंस, और डीआरआई अकाउंट कैंसिल हो गया। समझ गए? 2,70,000 वापस हमने निकाल लिए, और पैसा उसको पे करेंगे डिबेंचर होल्डर को। और यहाँ पर एंड में क्या होता है कि मार्च 31 को ही, जब हमारा बिल्कुल सब कुछ पे कर दिया, सब कुछ डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री वगैरह सब कुछ होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा तो टॉपिक था खाली डीआरआर को समझना, तो उसकी भी एंट्रीज होती है कि डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करिए, इसके बाद हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसकी एंट्री सिंपल सी होती है, डिवेंचर होल्डर को पहले पेमेंट ड्यू करेंगे, है ना, कि आपने 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये करेंगे। उसकी भी वीडियो बनाऊंगा मैं, अगर आपको दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में। फिर हम क्या करेंगे, डीआरआर को मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद करो कि हम इसका नाम जनरल रिजर्व रख देते हैं, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम जब पेमेंट कर चुके हैं, तो इस डीआरआर जो बचा, डीआरआर जो बनाया था हमने, उसका अब नाम बदल देंगे। मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में कि रिजर्व हम खत्म नहीं करेंगे, उसका नाम बदल देंगे, क्योंकि खत्म तो डिबेंचर हुए हैं, रिजर्व खत्म नहीं हुआ। रिजर्व से हमारे पे कैश आ चुका है, रिजर्व से हमने जो हमारे पैसा आया प्रॉफिट का, उससे हमने पेमेंट करी है। तो अल्टीमेटली मेरा एसेट साइड पे कम हुआ था, और डिबेंचर खत्म हुए थे, डीआरआर तो वैसे का वैसे ही पड़ा था, तो मैं इस डीआरआर को ट्रांसफर कर दूंगा जनरल रिजर्व में। कहां कर दूंगा? जनरल रिजर्व में, बिकॉज इसका नाम बदल देंगे, क्योंकि अब वो डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए रह नहीं गया, क्योंकि रिडेम्पशन हमने कर दी है। तो नाम कैसे बदलेंगे? इस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, तो इस अकाउंट को कैंसिल करेंगे, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड कर देंगे। कैंसिल करने का मतलब ये तो होता है, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखना आपने, डिवेंचर नेशनल रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया, क्रेडिट आएगा, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट होते हैं, लायबिलिटी हमारी एक तरह की, ठीक है, 4.5 लाख से। ये था पूरा पूरा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देता हूँ, ये जो लिखा होता लास्ट में इसको भूल जाओ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए पूरी की पूरी एंट्री बताई है एक ही बार में, ताकि समझ में आ जाए। लिखा होता वैसे ये, इसमें तो आपको रिडेम्पशन करने की पूरी एंट्री बतानी है। मैंने जैसे बताया कि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट ड्यू करने की एंट्री करनी है। यहाँ पर ये बताना, ऑल्सो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑब्जर्व बाय महाराजा, इट इज दैट एडुकेट बैलेंस इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये कह रखा है कि भाई आपको ये भी बताना है, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑब्जर्व बाय महाराणा लिमिटेड, इट इज एज्यूम्ड बाय द कंपनी के पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पहले से ही बैलेंस है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इन्हें बताया नहीं है कि कितना बैलेंस है, तो भाई हमें बनाना तो पड़ेगा ना डीआरआर। कभी कभार क्या होगा, बता देगा आपको कि कंपनी के पास डीआरआर इतना बनाना है या इतना है, तो फिर आपको उसके हिसाब से ना, मतलब जैसे कि कंपनी ने बता दिया, सपोज करो कि आपको बताया कि भाई 4.5 लाख नहीं, 4 लाख का डिवेंचर रिजर्व है, तो सिर्फ 50,000 का बनाना पड़ेगा, 25% पूरा करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो बात को? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि कितना है, तो हमें पूरा बनाना पड़ा 25% का।
समझ गए? आई होप दिस आंसर आपको अच्छे समझ में आया होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो आपको मैं समझाना चाहता था अच्छे से कॉन्सेप्ट को, वो आपका क्लियर हो होगा। डेट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी आपको, डेट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करो फिर, और सब्सक्राइब कर दो फिर, और यार कमेंट कर बताओ कैसी लगी है आपको। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चला दो यार उन लोगों के साथ भी जिनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।